उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये क्या है? तुम मुझ पर क्या स्प्रे कर रहे हो? एल्ब्रेट ने हलक के बल चीखते हुए कहा। टाइगर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने कैन बंद करके जेब में रखा और प्लास्टिक की डबिया उठा ली जिसमें छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। टाइगर ने डबिया का ढक्कन खोला तो उससे निकलने वाली सरसराहटों की आवाज़ तेज हो गई। डबिया में स्याह रंग के बड़े बड़े चींटे थे जो बुरी तरह से किलबिला रहे थे। चींटों के जिस्म तो स्याह थे लेकिन उनके सर गहरे सुर्ख रंगे थे। इन चींटों को देख रहे हो? टाइगर ने डबिया का रुख एल्ब्रेट की तरफ करते हुए कहा। हील कार्ड, ये तो हील कार्ड चींटे हैं। एल्ब्रेट ने चींटे देखकर हैरत और खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ, ये अफ्रीकी जंगलों के इंतहाई खतरनाक चींटे हैं जो जहरीले होने के साथ साथ गोश्तखोर है। ये चींटे एक खास किस्म की पलकोती नामी खुशबू पर हमला करते हैं और पलकोती खुशबू जहां से आ रही होती है इस चीज़ को तहस नहस करके रख देते हैं। मैंने तुम्हारे जिस्म पर पलकोती खुशबू का ही स्प्रे किया है। अब अगर मैं इन चींटों को तुम पर छोड़ दूं तो ये तुम्हारे जिस्म को काट काट कर खाना शुरू कर देंगे। ये इस वक्त तक तुम्हारे जिस्म से अलग ना होंगे जब तक तुम्हारे जिस्म का गोश्त नोच ना ले। टाइगर ने कहा तो एल्ब्रेट का रंग यकलक जर्द पड़ गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एल्ब्रेट ने लरसते हुए कहा, मैं वाकई ही कुछ नहीं करूंगा। अब जो करेंगे ये चींटे ही करेंगे, टाइगर ने कहा और साथ ही उसने डबिया को जोर से झटका दिया तो उसमें मौजूद सुर्ख सर वाले चींटे उछलकर एल्ब्रेट पर जा गिरे। जैसे ही चींटे एल्ब्रेट के जिस्म पर गिरे उसने यकलख्त यूं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे चींटों ने वाकई ही उसका गोश्त नोचना शुरू कर दिया। हालांकि चींटे अभी उसके कपड़ों पर थे। इन्हें उतारो, फॉर गॉड सेक उन्हें मेरे जिस्म से उतारो वरना ये वाकई ही मेरा सारा गोश्त नोच खाएंगे, एल्ब्रेट ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जब तक तुम मुझे रिक एल्सन के बारे में नहीं बताओगे इस वक्त तक मैं इन चींटों को तुम्हारे जिस्म से नहीं उतारूंगा। चींटे अभी तुम्हारे लिबास पर हैं। अगर ये तुम्हारे लिबास में घुस गए तो फिर ये सचमुच तुम्हारा गोश्त नोचना शुरू कर देंगे। अजियत से बचना चाहते हो तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। मैं नहीं जानता। रिक एलिसन यहाँ आया ज़रूर था लेकिन वो एक रोज़ अचानक यहाँ से गायब हो गया था, एल्ब्रेट ने चीखते हुए कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। गायब हो गया था? क्या मतलब? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम इन चींटों को मुझसे हटाओ तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, एल्ब्रेट ने बुरी तरह से लरसते हुए कहा। नहीं, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे इस वक्त तक मैं ये चींटे तुम्हारे जिस्म से नहीं हटाऊंगा। बोलो, लेकिन जो भी बोलना है सच बोलना वरना, टाइगर ने उसी अंदाज में कहा। रिक एलिसन को मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करके यहाँ लाने का कहा गया था। मैंने यही किया। रिक एलिसन को मैं नहीं जानता था। वो एयरपोर्ट से निकलकर खुद ही मेरी कार में आकर बैठ गया। उसने मुझे सिर्फ अपना नाम बताया था और मैं उसे लेकर अपने क्लब में आ गया था। इसे चंद रोज़ मेरा मेहमान रहना था। मैंने उसे क्लब के तहखाने में मौजूद एक कमरे में पहुँचा दिया था। शाम को जब मैं उसे मिलने तहखाने में गया तो उसका कमरा खुला हुआ था लेकिन रिक एलिसन मौजूद नहीं था। मैंने उसे हर जगह तलाश कराया लेकिन उसका कुछ पता ना चल सका। उसकी पुरस्रार गुमशुदगी ने मुझे भी परेशान कर दिया था लेकिन फिर 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि रिक एलिसन ने जहां पहुंचना था पहुंच चुका। इसलिए मुझे इसके बारे में फ़िक्र करने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एल्ब्रेट ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। किसने फ़ोन किया था तुम्हें? टाइगर ने पूछा। उसी ने जिसने मुझे रिक एलिसन को एयरपोर्ट से रिसीव करने का कहा था, एल्ब्रेट ने फौरन कहा। उसकी नज़रें अपने लिबास पर दौड़ते हुए चींटों पर ही जमी थी जो अभी तक लिबास के ऊपर ही दौड़ते भागते दिखाई दे रहे थे। एक भी चींटा अभी तक उसके लिबास के अंदर नहीं घुसा था। कौन है वो? टाइगर ने पूछा। मेल्टन, वो मेल्टन है, एल्ब्रेट ने कहा। कौन है ये मेल्टन और कहाँ मिलेगा? टाइगर ने पूछा। वो स्टार क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। उसने मुझसे कहा था कि फौरी तौर पर एयरपोर्ट जाऊं और एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी मखसूस BMW ले जाऊं। काफरिस्तान से एक परवाज़ आने वाली थी। इस परवाज़ से एक मुसाफिर जिसका नाम रिक एलिसन है आएगा और वो एयरपोर्ट से निकलते ही मेरी कार में आकर बैठ जाएगा। मुझे इस आदमी को लेकर अपने क्लब आना है जहाँ वो चंद रोज़ मेरे साथ रहेगा, एल्ब्रेट ने इस तरह तेज़ तेज़ बोलते कहा। और तुमने मेल्टन की बात मान ली? क्यों? टाइगर ने मुंह बनाकर कहा। उसने मुझे एक छोटे से काम के लिए $1 लाख देने का वादा किया था और $1 लाख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एल्ब्रेट ने कहा। फिर उसने तुम्हें $1 लाख दिए थे? टाइगर ने पूछा। हाँ, उसने $1 लाख उसी रोज़ मेरे अकाउंट में मुंतकिल करा दिए थे जिस रोज़ मैं रिक एलिसन को एयरपोर्ट से अपने क्लब लाया था, एल्ब्रेट ने कहा। क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि रिक एलिसन कौन है और मेल्टन ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए तुम्हें ही क्यों भेजा था? टाइगर ने कहा।
نہیں، مجھے اس چھوٹے سے کام کے عوض $1,00,000 ملے تھے، اس لیے نہ میں نے میلٹن سے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی رک ایلسن سے۔ تم ان چیوٹوں کو میرے لباس سے ہٹاؤ پلیز، انہیں دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ایلبرٹ نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے پلکوتی خوشبو کا سپرے ابھی صرف تمہارے لباس پر کیا ہے۔ یہ پلکوتی کی خوشبو پر حملہ کر رہے ہیں۔ جب تک میں تمہارے جسم پر پلکوتی خوشبو کا سپرے نہیں کروں گا یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ واقعی مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ ایلبرٹ نے ٹائیگر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ چیونٹے پلکوتی خوشبو پر ایک لمحے سے کم وقفے میں حملہ کرتے ہیں، دیکھ لو، ابھی تک یہ تمہارے لباس پر ہی دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اگر میں نے تمہارے جسم کے کسی بھی حصے پر سپرے کیا ہوتا تو اب تک یہ تمہارا نہ جانے کتنا گوشت نوچ چکے ہوتے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میری باتوں کا صحیح جواب دیتے رہو، ورنہ اس بار میں تمہارے لباس پر نہیں بلکہ تمہارے جسم پر پلکوتی کی خوشبو کا سپرے کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا تم خود ہی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو، ٹائیگر نے کہا تو ایلبرٹ کے چہرے پر قدرے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں تمہیں ہر بات سچ بتا رہا ہوں، ایلبرٹ نے کہا۔ اگر تم رک ایلسن کو نہیں جانتے تھے تو پھر جب میں نے تمہارے سامنے ڈاکٹر قاسم کا نام لیا تھا تو تم چونکے کیوں تھے؟ ٹائیگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب میں رک ایلسن کو لا رہا تھا تو راستے میں اس نے سیل فون پر ایک کال ریسیو کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر قاسم بول رہا ہوں، پھر میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے کہا تھا کہ سوری، میں رک ایلسن بول رہا ہوں، ایلبرٹ نے کہا۔ یہ میلٹن کس کماش کا آدمی ہے؟ ٹائیگر نے سر جھٹک کر پوچھا۔ وہ انتہائی طاقتور اور خطرناک بدماش ہے۔ اس نے قلم میں بدماشوں کی فوج پا رکھی ہے اور اس کے حکم پر شہر میں پھیل کر ہر قسم کی غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ اس کے قلم میں ہر قسم کی شراب اور منشیات کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کے ساتھ وہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی خاصا شہرہ رکھتے ہیں، ایلبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا دستے راست کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تمہارا مطلب اس کا رائٹ ہینڈ؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ اس کا رائٹ ہینڈ ٹونی ہے، میلٹن کے سارے کام وہی سنبھالتا ہے۔ وہ انتہائی ہت چھٹ اور صفاق قسم کا بدماش ہے جس کے لیے کسی بھی انسان کو ہلاک کرنا ایسا ہے جیسے مکھیوں اور مچھروں کو مارا جاتا ہے، ایلبرٹ نے کہا۔ کیا میلٹن اور ٹونی سٹار کلب میں ہی ہوتے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میلٹن کا زیادہ وقت تو بیرون ملک دوروں میں گزرتا ہے لیکن ٹونی کلب میں ہی رہتا ہے، ایلبرٹ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹونی میلٹن کا رازدار ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، میلٹن ہر کام اس کے مشورے سے کرتا ہے، وہ میلٹن کے ہر راز میں شریک ہوتا ہے، ایلبرٹ نے کہا۔ کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ میلٹن اور ٹونی کہاں ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، میں معلوم کر سکتا ہوں، ایلبرٹ نے جواب دیا۔ کیسے معلوم کرو گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرا ایک آدمی سٹار کلب میں ہے، میں اس سے رابطہ کر کے میلٹن اور ٹونی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں، ایلبرٹ نے کہا۔ اوکے، یہ بتاؤ کیا تم میلٹن یا ٹونی سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میلٹن سے تو نہیں، البتہ ٹونی سے میری بات ہو سکتی ہے، ایلبرٹ نے جواب دیا۔ کیا میلٹن سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ اپنا رابطہ نمبر کسی کو نہیں بتاتا، سب ٹونی سے ہی بات کرتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو میلٹن خود ان سے رابطہ کر لیتا ہے جن سے وہ خود بات کرنا پسند کرتا ہے، ایلبرٹ نے کہا۔ ٹونی کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو ایلبرٹ نے اسے ٹونی کا سیل فون نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیب سے اس کا سیل فون نکال کر کہا، اپنے اس ساتھی کا نمبر بتاؤ جو تمہیں میلٹن اور ٹونی کے کلب میں موجودگی کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو ایلبرٹ نے اسے ایک نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر اس کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے لگا۔ میں لاؤڈر آن کرتا ہوں، اپنے ساتھی سے پوچھو کہ ٹونی اور میلٹن کہاں ہیں۔ اگر تم نے کچھ چکر چلایا تو میں تمہارے چہرے پر پلکوتی کا سپرے کر دوں گا۔ سپرے ہوتے ہی یہ چونٹے تمہارے چہرے پر پل پڑیں گے اور تمہارا چہرے پر گوشت کی بجائے صرف ہڈیاں ہی باقی رہ جائیں گی۔ ٹائیگر نے جیب سے وہی سپرے کا کین نکالتے ہوئے کہا جسے اس نے پہلے اس پر سپرے کیا تھا۔ سپرے دیکھ کر ایلبرٹ کا رنگ ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ نہیں، میں تمہیں کوئی چکر نہیں دوں گا، ایلبرٹ نے ہکلا کر کہا تو ٹائیگر نے کالنگ بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی اس نے سیل فون کا لاؤڈر آن کر دیا۔ دوسری طرف بیل جانے کی آواز سنائی تھی تو ٹائیگر نے سیل فون ایلبرٹ کے منہ کے پاس رکھ دیا۔ رستم بول رہا ہوں باس، رابطہ ملتے ہی مردانہ آواز سنائی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ مجھے ایک نجی کام تھا باس، اس لیے میں کلب سے 2 گھنٹوں کی چھٹی لے کر باہر آیا ہوں، رستم نے جواب دیا۔ کتنی دیر ہوئی ہے تمہیں کلب سے نکلے ہوئے؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ ابھی 10 ہی منٹ ہوئے ہیں باس، رستم نے جواب دیا۔ جب تم وہاں سے نکلے تھے تو کیا ٹونی اور میلٹن کلب میں ہی تھے؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ یس باس، ٹونی تو صبح سے ہی کلب میں موجود ہے، البتہ میلٹن ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ٹائیگر کا اشارہ دیکھ کر ایلبرٹ نے کہا اور ٹائیگر نے اسے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا تم اپنے آدمی سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ رک ایلسن کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کلب سے نکل کر اسی کے پاس گیا ہو، ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میرے آدمی کی میلٹن تک رسائی نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ٹونی ہی پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اس نے اپنا آفس بھی کلب کے تہہ خانے میں کسی خفیہ جگہ بنوایا ہوا ہے۔ پر سب سے اہم بات ہے کہ رک ایلسن اگر یہاں سے نکلا ہے تو وہ یقیناً کسی نئے میک اپ میں یہاں سے نکلا ہوگا تاکہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ وہ یہاں سے کسی میک اپ میں نکلا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تو رستم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ایلبرٹ نے کہا۔ اوہ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ڈاکٹر قاسم، میرا مطلب ہے رک ایلسن نے یہاں سے نکلنے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا ہوگا۔ بہرحال تم نے مجھ سے تعاون کیا، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جب تک میں یہاں سے نکل نہیں جاتا تمہیں اس طرح یہاں باندھا رہنا پڑے گا۔ 1 گھنٹے بعد تمہارے آدمی تمہیں خود ہی آزاد کرا دیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ اور یہ چیونٹے، ایلبرٹ نے خوف بھرے لہجے میں کہا، یہ عام سے چیونٹے ہیں جن کے سر میں نے خود سرخ کیے ہوئے ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایلبرٹ پوری طرح سے چونک پڑا، پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ایلبرٹ نے غرا کر کہا۔ جب یہ سیدھی انگلیوں سے نہ نکلتا ہو تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہیں، تمہاری زبان انہی چیونٹوں کی وجہ سے کھلی، ورنہ شاید تو مجھے کچھ نہ بتاتے، ٹائیگر نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا تو ایلبرٹ غصے سے غرا کر رہ گیا۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور دوسرے لمحے ایلبرٹ کے حلق سے کرہا کی آواز نکلی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلکتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے اس کی کن پٹی پر جچا تلا پنچ مار دیا تھا جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ایلبرٹ کو بے ہوش کر کے ٹائیگر تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں دروازہ کھولا اور پھر باہر نکل آیا۔ باہر مسلح افراد اسی طرح چوکنے کھڑے تھے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ یہاں محض محافظ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے باس کے آفس میں جھانک بھی سکیں، اس لیے ٹائیگر کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے جگو دادا سے اپنا اسلحہ واپس لیا اور راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے سرے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ ہال میں آ گیا اور ہال میں آتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے مسافات کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ سیاہ کار کے شیشے کلرڈ تھے اور کار میں کارٹر اور اس کے ساتھی لیزا بیٹھے تھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کارٹر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر لیزا بیٹھی تھی۔ سائفر نے ڈاکٹر قاسم کے بارے میں جو معلومات دی تھی کیا وہ درست ہیں؟ لیزا نے اپنے ساتھی کارٹر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس نے ڈاکٹر قاسم کے بارے میں معلومات لینے کے $1.5 کروڑ لیے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں غلط معلومات مہیا کرے؟ کارٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سائفر نے $1.5 کروڑ لے کر ہمیں ڈاکٹر قاسم کا جو پتہ بتایا ہے وہ بالکل درست ہے اور ڈاکٹر قاسم ہمیں وہاں مل جائے گا، لیزا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یقیناً، کارٹر نے جواب دیا۔ مجھے تفصیل تو بتاؤ کہ ڈاکٹر قاسم یہاں پہنچا کیسے تھا اور آخر چھپا کہاں ہوا ہے، لیزا نے پوچھا۔ سائفر کی معلومات کے مطابق ڈاکٹر قاسم کا پاک ایشیا کے ایک نواب جس کا نام لارڈ سکندر ہے سے رابطہ تھا۔ ڈاکٹر قاسم سیٹلائٹ فون سے اکثر لارڈ سکندر سے رابطے میں رہتا تھا۔ اس نے جب ایکڈیمیا کی اسپیشل لیبارٹری سے کوڈ باکس چوری کیا تو یہ باکس اس نے لارڈ سکندر کے کہنے پر ہی چوری کیا۔ لارڈ سکندر نے ڈاکٹر قاسم کی ایکڈیمیا سے نکلنے میں اس کی بھرپور مدد کی تھی اور ڈاکٹر قاسم نے پاک ایشیا پہنچنے کے لیے جتنے بھی ذرائع استعمال کیے تھے ان سب کا انتظام لارڈ سکندر نے ہی کیا تھا۔ اور جب ڈاکٹر قاسم پاک ایشیا پہنچا تو وہ ایک نئی میک اپ میں تھا۔ لارڈ سکندر نے ڈاکٹر قاسم کو ایئرپورٹ سے خود ریسیو کرنے کی بجائے یہاں کے ایک گروپ کو ہائر کیا۔ اس گروپ کا سربراہ اسٹار کلب کے مالک میلٹن ہے۔ ڈاکٹر قاسم جو کافرستان سے رک ایلسن کے نام سے یہاں پہنچا تھا اسے ایئرپورٹ سے لانے کی ذمہ داری میلٹن کی تھی، لیکن میلٹن نے یہ کام خود کرنے کی بجائے ڈبل اے کلب کے مالک ایلبرٹ کو سونپ دیا۔ ایلبرٹ مقررہ وقت پر خود ایئرپورٹ پہنچا تھا اور ڈاکٹر قاسم جو رک ایلسن کے نام سے پاک ایشیا پہنچا تھا وہ خود ایلبرٹ کی مخصوص کار میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایلبرٹ اسے لے کر اپنے کلب میں چلا گیا، پھر اس نے میلٹن کے کہنے پر ڈاکٹر قاسم کو اپنے کلب کے تہہ خانے میں چھپا دیا، لیکن ڈاکٹر قاسم نے وہاں میک اپ بدلا اور ایلبرٹ کو کچھ بتائے بغیر اس کے کلب سے نکل گیا۔
एल्ब्रेट के क्लब से निकलने के बाद वो स्टार क्लब पहुंचा। मेल्टन ने उसे साथ लिया और निहायत खामोशी से लॉर्ड सिकंदर के पास पहुंचा। लॉर्ड सिकंदर ने डॉक्टर कासिम को फौरी तौर पर साथ लिया और उससे पासकान की पहाड़ी इलाके, जहां उसने एक बड़ी सी शिकारगाह बना रखी है, वहां मौजूद एक ज़ेरे ज़मीन इमारत में छुपा दिया। तब से डॉक्टर कासिम वहीं छुपा हुआ है और इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से वो कोड बॉक्स का कोड लॉक खोलकर वो BRG और उसका फॉर्मूला पाकिशिया के हवाले कर सके। कॉटर ने तफसील बताते हुए कहा, तो क्या वो अभी तक कोड बॉक्स नहीं खोल सका है? लीजा ने पूछा। नहीं, कॉटर ने जवाब दिया। वो है किस इलाके में? लीजा ने पूछा। पहाड़ी इलाके का एक वीरान हिस्सा है जिसे व्हाइट स्टोन का इलाका कहा जाता है, वहीं लॉर्ड सिकंदर की शिकारगाह है। इस इलाके में एक पहाड़ी के नीचे लॉर्ड सिकंदर ने खुफिया ठिकाना बनाया हुआ है। डॉक्टर कासिम इस खुफिया ठिकाने पर मौजूद हैं। लॉर्ड सिकंदर ने उसे वहाँ हर तरह की सहूलियात दे रखी हैं। उसकी हिफाजत का भी उसने खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर रखा है, कॉटर ने कहा। हैरत है, साइफन इन सब बातों से इस कदर बाखबर था जैसे डॉक्टर कासिम ने उसे सब कुछ खुद बताया हो या उसने डॉक्टर कासिम के साथ सफ़र किया हो। लीजा ने हैरत भरी लहजे में कहा। तो कॉटर हंस पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर कासिम चूंकि एक्रीमिया का नामवर साइंसदान था, इसलिए साइफन साइंसी आलात से उसकी निगरानी करता था। साइफन के पास कुछ ऐसी साइंसी आलात हैं जिनकी मदद से वो सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स भी रिसीव कर सकता है और उन्हें सुन भी सकता है। इसने इन आलात की मदद से डॉक्टर कासिम और लॉर्ड सिकंदर के दरमियान होने वाली तमाम बातें रिकॉर्ड कर रखी थी। जब साइफन को इस बात का यकीन हो गया कि डॉक्टर कासिम नाराक की स्पेशल लेबॉर्ट्री से कोड बॉक्स लेकर निकल रहा है, तो उसने डॉक्टर कासिम की साइंसी आलात से निगरानी और सख्त कर दी थी। वो कहाँ कहाँ और किन किन रास्तों से सफ़र करता हुआ काफरिस्तान और काफरिस्तान से पाकिशिया पहुंचा था, उसे सब मालूम था। कॉटर ने जवाब दिया। क्या वो सिर्फ डॉक्टर कासिम पर ही नजर रखता था? लीजा ने पूछा। नहीं, एक्रीमिया समेत पूरी दुनिया में जितनी भी लेबॉर्ट्रियाँ हैं वो इन सब पर और अहम साइंसदानों पर नजर रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मालूमात फ़रोख्त करता है, कॉटर ने जवाब दिया। अगर उसे डॉक्टर कासिम के बारे में सब कुछ मालूम था तो उसने अब तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं था? लीजा ने पूछा। जब तक कोई खुद उससे राब्ता करके उससे मालूमात ना मांगे वो अपने तौर पर किसी को कुछ नहीं बताता, कॉटर ने कहा। उसने $1.5 करोड़ में ये मालूमात हमें मुहैया कर दी। इसका मतलब है कि अगर कोई उसे मज़ीद ऑफ़र करेगा तो वो उससे भी मालूमात दे देगा, लीजा ने कहा। नहीं, साइफन असूल पसंद आदमी है। वो एक बार जो मालूमात फ़रोख्त कर दे वो मालूमात वो किसी और को फ़रोख्त नहीं करता, चाहे कोई उससे दुगनी तिगनी ऑफ़र ही क्यों ना दे। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि अभी तक उसने किसी ने डॉक्टर कासिम के बारे में मालूमात लेने के लिए राब्ता नहीं किया था। अगर उसने मालूमात फ़रोख्त कर दी होती तो मेरी ऑफ़र भी ठुकरा देता, कॉटर ने कहा। तुमने बताया है कि डॉक्टर कासिम जिस पहाड़ी इलाके में है वहाँ लॉर्ड सिकंदर ने उसकी हिफाजत की खातिर ख्वाह इंतज़ामात कर रखे हैं। क्या तुमने साइफन से हिफाजती इंतज़ामात के बारे में भी मालूमात हासिल की हैं? लीजा ने पूछा। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर कासिम का शिकार करने निकल खड़ा हुआ हूँ, कॉटर ने मुस्कुरा कर कहा। तुमने यहाँ के एक ग्रुप को भी हायर किया है, क्या नाम है इस ग्रुप का? लीजा ने पूछा। वंडर ग्रुप, कॉटर ने जवाब दिया। इस ग्रुप का बॉस कौन है? लीजा ने पूछा। इसका नाम सॉल्टर है, कॉटर ने कहा। तो क्या वो हमसे पहले इस मकाम पर अपना ग्रुप लेकर पहुँच जाएगा जहां तुमने उसे आने का कहा है? लीजा ने पूछा। हाँ, इसने कहा था कि 2 घंटे में व्हाइट स्टोन के इलाके में पहुंच जाएगा और मैंने उसे 3 घंटे पहले फ़ोन किया था। अब तक वो अपने आदमियों के साथ यकीनन वहां पहुंच चुका होगा, कॉटर ने कहा। तो लीजा इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। इनका ये सफ़र मज़ीद आधे घंटे तक जारी रहा। फिर वो एक ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुँच गए जहाँ पहाड़ी चट्टानें सफ़ेद रंग की थी। शायद उन्हें सफ़ेद पत्थरों की वजह से इस इलाके को व्हाइट स्टोन का नाम दिया गया था। एक पहाड़ी मोड़ के पास उन्हें 2 बड़ी बड़ी जीपें दिखाई दी जिनमें 10 अफराद मौजूद थे। कॉटर ने कार इन जीपों के पास ले जाकर रोक दी। जैसे ही उसने कार रोकी, जीप से एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई जुसीम आदमी उतरा और तेज तेज चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। कॉटर ने कार का इंजन बंद किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। काफ़ी देर लगा दी आपने आने में, आने वाले नौजवान ने कॉटर से मुखातिब होकर कहा। लीजा भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। हाँ, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी इसलिए आने में देर हो गई, कॉटर ने उसे मुसाफिया करते हुए कहा। ओके, अब क्या प्रोग्राम है? नौजवान ने कहा। तुम इस इलाके के बारे में जानते हो सॉल्टर? कॉटर ने पूछा। जी हाँ, ये सारा इलाका मेरा देखा भाला हुआ है, नौजवान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तब तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस इलाके में लॉर्ड सिकंदर की खासी वसी ज़मीनें हैं और इस इलाके में उसने अपनी शिकारगाह बना रखी है, कॉटर ने कहा।
जी हाँ, मैं लॉर्ड सिकंदर की शिकारगाह के बारे में जानता हूँ। इसकी शिकारगाह यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर है, नौजवान ने कहा, जिसका नाम सॉल्टर था। गुड, हमें वहीं जाना है, कॉटर ने कहा। ठीक है, जैसा आपका हुक्म, सॉल्टर ने जवाब दिया। शिकारगाह में लॉर्ड सिकंदर के कई मुहाफिज मौजूद हैं जो हर वक्त मुसल्लह रहते हैं। इनका इंचार्ज शेरचंग है। इस इलाके में लकड़ियों के कैबिन बने हुए हैं जिनमें शेरचंग और उसके साथी रहते हैं। मुझे इस इलाके खुफिया ठिकाने पर जाना है। वहाँ एक आदमी छुपा हुआ है जिसे हलाक करने का मुझे टास्क मिला है। मैंने ये प्लानिंग की है कि हम गाड़ियाँ बराह रास्त शिकारगाह के इंचार्ज शेरचंग के कैबिन के करीब रोकेंगे और शेरचंग से यही कहेंगे कि हम लॉर्ड सिकंदर के दोस्त हैं और लॉर्ड की तरफ से हमें इस शिकारगाह में शिकार खेलने का बाकायदा इजाज़तनामा मिला है। इसके बाद मैं शेरचंग को संभाल लूँगा। तुमने अपने साथियों के साथ वहाँ मौजूद दूसरे अफराद को संभालना है। जब वहाँ सिवाय शेरचंग के तमाम अफराद हलाक हो जाएंगे तो फिर मैं शेरचंग से इस खुफिया ठिकाने का पूछूंगा और उसके बाद अपने साथी के हमरा इस खुफिया ठिकाने में दाखिल होकर वहाँ छुपे हुए अपने टारगेट को हिट कर दूंगा और फिर हम जीपों से वापस शहर लौट जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे साथियों का काम ख़त्म हो जाएगा। तुम अपने ठिकानों पर वापस चले जाना और हमें जहाँ जाना होगा हम वहाँ खुद ही चले जाएंगे, कॉटर ने कहा। तो सॉल्टर असबात में सर हिलाकर खामोश हो गया। अगर वहाँ कोई और फोर्स आ गई तो, सॉल्टर ने पूछा, तो हम इनका भी मुकाबला करेंगे, इन सब का भी खात्मा कर दिया जाएगा, कॉटर ने कहा। ओके, और कोई बात, सॉल्टर ने कहा। तो कॉटर ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा ईयरफोन निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये ईयरफोन अपने कान से लगा लो। मेरे पास भी ऐसा ही ईयरफोन है। दोनों ईयरफोन्स के अंदर माइक और स्पीकर एक साथ लगे हुए हैं और ये ईयरफोन ट्रांसमीटर का काम करते हैं। मैं और तुम इन ईयरफोन से एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहेंगे, कॉटर ने कहा। तो सॉल्टर ने इसे ईयरफोन लेकर अपने कान में लगा लिया। कॉटर ने जेब से एक और ईयरफोन निकाला और अपने कान में लगा लिया। फिर वो कॉटर के कहने पर इसी जेब की तरफ बढ़ता चला गया जिससे उतर कर वो आया था। कॉटर ने लीजा को इशारा किया तो वो भी कार में बैठ गई। सॉल्टर जीप में बैठा और फिर दोनों जीपें तेज़ी से पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ती चली गई। कॉटर ने भी कार स्टार्ट की और फिर वो कार कच्चे रास्ते पर उतार कर जीपों के पीछे बढ़ाता ले गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ियों के दरमियान खासी वसी सतह ज़मीन पर एक बड़ा कैबिन दिखाई दिया। इसे कुछ दूर हटकर 10-15 मजीद कैबिन भी बने हुए थे जो इस कैबिन से खासे छोटे थे। छोटे कैबिन देख रहे हो, कॉटर ने ईयरफोन में सॉल्टर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, सॉल्टर की जवाबन आवाज़ सुनाई थी। इनमें शेरचंग के साथी रहते हैं, कॉटर ने कहा। वो जीपों और कार पर सवार जैसे ही कैबिनों के करीब पहुंचे उसी लम्हे छोटे कैबिनों से 4 मुसल्लह अफराद निकले जो अपनी जिसामत और कदोकामत के लिहाज से मजबूत जिस्मों के मालिक और लड़ने भड़ने वाले नजर आ रहे थे। उनके हाथों में मशीन गनें थी। चारों के चेहरों पर सख्त गिरी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। जीपों और कार के रुकते ही कॉटर उछल कर नीचे आया। उसके साथ ही सॉल्टर और उसके साथी भी जीपों से बाहर आ गए। चारों मुसल्लह अफराद ने मशीन गनों की नालें उनकी तरफ कर दी थी और वो उन्हें इंतहाई सख्त नज़रों से घूर रहे थे। कॉटर और उसके साथी खाली हाथ थे। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम? इनमें से एक ने चीखती हुई आवाज़ में कहा। हमें शेरचंग से मिलना है। कहाँ? कौन शेरचंग? कॉटर ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं शेरचंग ही हूँ, इस आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं कॉटर हूँ और मैं लॉर्ड सिकंदर का दोस्त हूँ। ये मेरे साथी हैं और हम यहाँ लॉर्ड सिकंदर की इजाज़त से शिकार खेलने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ का इंचार्ज शेरचंग है जो सारे इंतज़ामात में हमारी मदद करेगा, कॉटर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसके जिस्म पर कीमती लिबास था। वो लिबास और शक्ल सूरत से लॉर्ड ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे तो लॉर्ड साहब ने कोई इतला नहीं दी। शेरचंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खसूसी लेटर है, आओ दिखाऊं तुम्हें, कॉटर ने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर इससे पहले कि शेरचंग कोई बात करता, कॉटर यकलख्त अपने साथियों की तरफ मुड़ गया। तुम सब यहीं रुको, मैं शेरचंग को मुतमईन करके अभी आता हूँ ताकि कोई मसला बाकी ना रहे, क्योंकि इसके इत्मीनान के बगैर हम शिकार नहीं खेल सकेंगे, कॉटर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर इंतहाई बावकार लहजे में कहा। फिर वो दोबारा कैबिन की तरफ मुड़ गया। इसका बावकाराना लहजा अंदाज देखकर शेरचंग ने होंठ भींच लिए थे और उसके पीछे चल पड़ा। लेटर आप बाहर भी दिखा सकते थे, अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, शेरचंग ने कैबिन में दाखिल होते हुए कहा। लॉर्ड सिकंदर ने लेटर तुम्हें अलहदगी में देने का कहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अगर तुम्हें एतराज़ है तो आओ मैं बाहर चलकर लेटर दिखा देता हूँ, कॉटर ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं, अब अंदर आ गए हैं तो दिखाएं, कहाँ है लॉर्ड साहब का लेटर, शेरचंग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो कॉटर ने असबात में सर हिलाकर जेब में हाथ डाला और फिर उसका हाथ तेज़ी से जेब से निकलकर शेरचंग के चेहरे की तरफ बढ़ा।
इससे पहले कि शेरचंग कुछ समझता, उसी लम्हे उसकी नाक के पास एक गुब्बारा सा फूटा और वो लहराता हुआ गिरने ही लगा था कि कॉटन ने तेजी से बढ़कर उसे संभाल लिया और फिर उसे आराम से जमीन पर लिटा दिया। शेरचंग बेहोश हो चुका था। कॉटन ने जेब से कैप्सूल निकालकर उसकी नाक में मार दिया था, जो शेरचंग की नाक से टकराते ही पड़ा था और शेरचंग एक लम्हे से भी कम वक्फे में बेहोश हो गया था। शेरचंग को बेहोश करते ही कॉटन ने लिबास की अंदरूनी जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला और कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शेरचंग के साथ ही उनके साथियों के साथ बाहर खामोश खड़े थे। कॉटन को शेरचंग के साथ कैबिन में जाते देखकर उनकी मशीन गनों की नाली भी नीचे झुक गई थी। कॉटन ने दरवाजे की छुरी से इन तीनों को देखा और फिर ठक ठक की 3 बार आवाज़ों के साथ ही वो तीनों चीखते हुए जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। उसके साथ ही कॉटन दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। जल्दी चलो, हमें यहाँ मौजूद सबको हलाक करना है, कॉटन ने तेज लहजे में कहा। तो सोल्टर और उसके साथियों ने फौरन अपने लिबासों में छुपे हुए साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल निकाले और तेजी से छोटे कैबिनों की तरफ बढ़ गए। जबकि कॉटन वहीं रुक गया था, उसे देखकर लीसा भी कार से निकलकर उसके पास आ गई थी। क्या हुआ शेरचंग का? लीसा ने पूछा। वो कैबिन में बेहोश पड़ा है, कॉटन ने मुस्कुराकर कहा। तो लीसा के होंठ पर भी मुस्कुराहट उभर आई। थोड़ी ही देर में सोल्टर और उसके साथी एतमीनान भरे अंदाज में वापस आ गए। 12 मजीद अफराद थे, हमने इन सबको हलाक कर दिया है, सोल्टर ने वापस आते हुए कहा। गुड शो, अब तुम बाहर ही रुको। हो सकता है कि इनका कोई और साथी भी हो जो तुम्हारी नज़रों में आने से रह गया हो। मैं अंदर जाकर शेरचंग से यहाँ मौजूद खुफिया ठिकानों का महल्ले वकू मालूम करता हूँ, कॉटन ने कहा। फिर वो वापस मुड़कर कैबिन के अंदर आ गया। शेरचंग इस तरह बेहोश पड़ा हुआ था, वो इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक था। कॉटन ने झुककर उसे उठाया और एक कुर्सी पर डालने के बाद उसने कैबिन की तलाशी लेना शुरू कर दी। कैबिन में मौजूद एक अलमारी से उसे रस्सी का एक बंडल मिल गया। कॉटन ने रस्सी की मदद से शेरचंग को कुर्सी पर मजबूती से बांध दिया ताकि शेरचंग हरकत के काबिल न रहे। फिर उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने शीशी शेरचंग के नाक से लगा दी। चंद लम्हों के बाद शेरचंग के जिस्म में हरकत हुई और फिर उसने एक जोरदार छींक मारी और दूसरे लम्हे उसकी आंखें खुल गई। शऊर के बेदार होते ही उसने खुद को बंधा हुआ और अपने सामने कॉटन को तन कर खड़े देखा तो उसका रंग सर्द हो गया। ये सब क्या है? कौन हो तुम और मुझे क्यों बांधा है? शेरचंग ने हैरत से चीखते हुए कहा। सुनो शेरचंग, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। मेरे साथियों ने यहाँ मौजूद तुम्हारे तमाम साथियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। अगर तुम चीखते भी रहोगे तो यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, कॉटन ने कहा। तो शेरचंग के चेहरे पर खौफ के तासुरात फैल गए। क्या चाहते हो? शेरचंग ने पूछा। मुझे तुमसे चंद सवाल करने हैं और बस। अगर तुम मुझे सही जवाब दे दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा और इस वक्त तक तुम्हें हलाक नहीं होने दूंगा जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अपनी हड्डियां तोड़वाए बगैर जवाब दो या फिर, कॉटन ने सर्द लहजे में कहा। तुम क्या पूछना चाहते हो? शेरचंग ने होंठ चबाते हुए कहा। यहाँ से ज़मीन एक खुफिया ठिकाना है, मुझे इस खुफिया ठिकाने के बारे में बताओ। इस ठिकाने में जाने का रास्ता कहाँ है? कॉटन ने सख्त लहजे में कहा। तो शेरचंग बुरी तरह से चौंक पड़ा। खुफिया ठिकाना? क्या मतलब? कौन सा खुफिया ठिकाना? इस पहाड़ी इलाके में खुफिया ठिकाना कहाँ से आ गया? शेरचंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, मुझे तुम पर दूसरा तरीका ही आजमाना पड़ेगा, कॉटन ने कहा। और साथ ही उसने जेब से पतली धार वाला एक खंजर निकाला। उसके हाथ में खंजर देखकर शेरचंग चौंका ही था कि उसी लम्हे कॉटन का हाथ घूमा और शेरचंग के हलक से इंतहाई दर्दनाक चीख निकली। कॉटन ने एक ही वार से उसकी नाक का सिरा काट दिया। कॉटन ने उसके चीखने की कोई परवाह नहीं की। उसका हाथ एक बार फिर हरकत में आया और शेरचंग का एक नथना चिरता चला गया। शेरचंग पूरी जान से तड़प रहा था और वो हालांकि बल चीखता रहा, लेकिन कॉटन उसके सामने यूं मुतमईन अंदाज में खड़ा था जैसे उसने शेरचंग को हाथ भी ना लगाया हो, ना ही उसे शेरचंग की चीखें सुनाई दे रही हों। बुरी तरह तड़पने और चीखने के बाद शेरचंग की पेशानी पर एक रग उभर आई थी। रग देखकर कॉटन ने एक उंगली का हुक बनाकर इस रग पर मारा तो शेरचंग के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली। उसका चेहरा यकलक स्याह पड़ता चला गया। कॉटन ने रग पर एक और ज़रब लगाई तो शेरचंग को एक जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। उसे बेहोश होता देखकर कॉटन ने उसके चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। चौथा थप्पड़ खाते ही शेरचंग को होश आ गया और वो हलक के बल चीखने लगा। बताओ, जल्दी बताओ, कॉटन ने उंगली के हुक की एक और ज़रब उसकी पेशानी पर उभरी हुई रग पर मारते हुए हुर्रा कर कहा तो शेरचंग पूरी जान से लरज़ उठा। बताता हूँ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, ये कैसा अजाब है, रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, शेरचंग ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा।
बोलो जल्दी, अब मैं तुम पर और वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। अब मैं इस खंजर से तुम्हारे दोनों कान काटूंगा, फिर तुम्हें दोनों आंखें निकाल दूंगा, फिर मैं तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा चीर दूंगा। बोलो जल्दी, कॉटर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। खुफिया ठिकाना टांगी झील के पास है, शेरचंग ने चीखते हुए कहा। टांगी झील? कहाँ है झील? कॉटर ने चौंक कर कहा। यहाँ से 500 गज शुमाल की जानिब एक छोटा सा जंगल है। इस जंगल से पहले एक झील आती है, वही टांगी झील है, और उस झील के पास खुफिया ठिकाने में जाने का रास्ता है। शेरचंग ने बुरी तरह से ललचते हुए कहा। खुफिया ठिकाने का रास्ता बताओ, कॉटर ने खुर्रा कर कहा। वो सामने दीवार पर सुर्ख उकाब की जो तस्वीर लगी है, इस उकाब की दाईं आंख प्रेस करो तो दीवार की जड़ के पास एक तख्ता खुल जाएगा, और फर्श के नीचे सीढ़ियां हैं जहां से उतरकर तुम खुफिया ठिकाने वाले रास्ते में पहुंच जाओगे, और ये रास्ता तुम्हें खुफिया ठिकाने तक ले जाएगा। शेरचंग ने मशीनी अंदाज में बोलते हुए और उंगली उठाकर कैबिन की एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। कितने अफराद हैं खुफिया ठिकाने में? कॉटर ने कहा। वहाँ लॉर्ड साहब का एक मेहमान मौजूद है और उसके चंद मुलाजिम मौजूद हैं जो इनकी खिदमत पर मामूर हैं। शेरचंग ने कहा। क्या वहाँ मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं? कॉटर ने पूछा। नहीं, मुसल्लह अफराद का खुफिया ठिकाने में क्या काम, मुसल्लह अफराद बाहर ही मौजूद हैं, शेरचंग ने लरसते हुए लहजे में कहा। उसी में कॉटर का हाथ घुमा और शेरचंग के मुंह से खरखराहटों की आवाज़ निकलने लगी। कॉटर ने एक ही वार से उसका नरखरा काट दिया था। चंद ही लम्हों में शेरचंग की आंखें भी नूर हो गईं, उसका सर एक तरफ ढलक गया। शेरचंग के हलाक होते ही कॉटर तेजी से कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि वो अपने साथियों को बुलाकर खुफिया ठिकाने का रास्ता ओपन करे और फिर खुफिया ठिकाने में जाकर वहाँ मौजूद डॉक्टर कासिम और उसके साथियों को कवर कर सके। उसे यकीन था कि डॉक्टर कासिम के मुलाजिम उसके सामने मुज़ाहमत नहीं कर सकेंगे और वो आसानी से डॉक्टर कासिम तक पहुँच जाएगा। कॉटर ने लीज़ा सॉल्टर और उसके एक साथी को अंदर बुलाया और बाकी 7 को बाहर ही खड़ा रहने दिया। फिर उसने दीवार पर लगी सुर्ख उकाब की तस्वीर की आंख प्रेस की तो वाकई दीवार के पास फर्श से एक तख्ता तेज़ी से संदूक के ढक्कन की तरफ खुल गया। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। कॉटर ने अपने तीनों साथियों को साथ लिया और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक तवील सुरंग थी जो सीधी जा रही थी। कॉटर अपने तीनों साथियों के साथ सुरंग में दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन